Good morning, students. After Carnatic War, we will continue chapter 2 with the British conquest of Bengal. In the 18th century, Bengal was a rich province. It was flourished well in trade and commerce. Means 18th सेंचुरी में बंगाल जो पूरा प्रोविंस नॉट वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बिकॉज इट वॉज अ बंगाल ओनली that was very rich and enormous with wealth and trade and commerce. The English had established their first factory means trading center in Bengal in 1651. Means you have to learn when did British establish their first factory in Bengal in 1651. By the permission means who had given them permission to establish their factory? Sultan Shah, the then सूबेदार ऑफ बंगाल, जो उस टाइम बंगाल का सूबेदार था. फर्दर द इंग्लिश गोट द जमींदारी ऑफ three villages, Chanity, Calicut and Govindpur in 1698 from सूबेदार आदिम उस शाह. मीन्स उसके बाद क्या हुआ 1698 में ब्रिटिशर्स को 3 विलेजेस की जमींदारी मिल गई. जमींदारी मीन्स लैंड होल्डिंग एंड टैक्स कलेक्शन का राइट. मीन्स वो जो 3 विलेजेस थे उनके ऊपर वो किसके अंडर आ गए? ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गए. In 1717, the Mughal Emperor Farrukh Shah granted several trading privileges में special rights to the East India Company. में villages का जमींदारी तो मिल ही गया था, उसके साथ साथ फिर उसके बाद 1717 में फर्रुख शाह ने भी उनको trading privileges दिए. Now the company became entitled to buy and sell anything from Bengal, paying without custom duty. Means बंगाल के पास ये राइट, ब्रिटिशर्स के पास ये राइट था, कंपनी के पास ये राइट था कि वो बंगाल से कुछ भी सेल एंड परचेज खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं बिना किसी कस्टम ड्यूटी के. मीन्स विदाउट एनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट चार्जेस के. इट ऑल्सो बिकेम फ्री टू कैरी गुड्स टू एंड फ्रॉम बंगाल. मीन्स उनको पूरी फ्रीडम थी कि वो कोई भी गुड्स, कोई भी कमोडिटीज बंगाल से ले जा सकते हैं. Bengal was then ruled by Alwadi Khan. He kept a close watch over the activities of the company and how the English were misusing the power granted to them. उस टाइम बंगाल का रूलर था अलवर्दी खान, जो देख रहा था बहुत थोरोली एक्टिविटीज़, कंपनी की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रख रहा था कि कैसे वो ब्रिटिशर्स जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे मिसयूज़ कर रही है पावर का. बट क्या हुआ? अलवर्दी खान डाइड इन 1756. उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसके ग्रैंडसन ने बंगाल का पूरा जो एम्पायर था अपने अंडर ले लिया. उस टाइम उसका ग्रैंडसन कौन था? सिराजुद्दौला, हु वॉज यंग एंड इनएक्सपीरियंस, जो यंग था और इनएक्सपीरियंस था और उसको ये पता नहीं लग रहा था कि ब्रिटिशर्स कैसे मिसयूज़ कर अपनी पावर का. He was also short tempered, मीन्स वो बहुत गुस्सेल था. Thus his succession led to court intrigues. तो उसकी जो सक्सेशन थी वो किसके अंडर चलेगी? कोर्ट. मीन्स जो कोर्ट होता था उस टाइम की जो मिनिस्टर्स होते थे, बाकी जो दरबारी, वो ही डिसीजन लेते थे. द इंग्लिश कंसिडर्ड इट द राइट टाइम टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल. क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि ये बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि सिराजुद्दौला यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम इसकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं और अपना कंट्रोल करते हैं. दे बिगेन टू फोर्टिफाई फोर्ट विलियम एट कलकत्ता एंड माउंटेड गन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट. उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? फोर्टिफाई मीन्स उसकी चार दीवारी, किसकी? फोर्ट विलियम की, जहाँ जो कलकत्ता में था. और वहाँ पे क्या गन्स, यानी कि उस किले पे अपनी गन्स जो है अरेंज करवा दी. अवेयर ऑफ द कंपनीज पॉलिटिक्स desire, Sirajuddaulah asked the English to immediately stop fortification and pay revenue. अब क्योंकि उसको भी थोड़ा बहुत पता लग गया था कि कंपनी का क्या चाहती है, कंपनी की डिज़ायर क्या थी, तो इसलिए सिराजुद्दौला ने उनको कहा कि अभी के अभी फोर्टिफिकेशन रोका जाए और आप जो भी यहाँ से लेके जाते हो उसके लिए पे करो. When the English refused to obey the Nawab marched with an army of 30,000 soldiers and laid the siege of Calcutta. बट जब इंग्लिश ने, कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने मना किया कि वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, मीन्स फोर्टिफिकेशन नहीं रोकेंगे, तो नवाब जो थे उस टाइम वहाँ पे वो 30,000 सोल्जर के साथ
कलकत्ता में फोर्ट विलियम फोर्ट पे गया और वहाँ पे अपना कंट्रोल यानी कि होल्ड कर वहाँ पे कर लिया, किस पे, फोर्ट विलियम पे। ही कैप्चर्ड द कंपनीज ऑफिशियल, डिसआर्म्ड द इंग्लिश सोल्जर्स एंड ब्लॉकड इंग्लिश शिप्स। जो नवाब था उसने कंपनी के ऑफिशियल जो ऑफिसर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, इंग्लिश सोल्जर्स के सारे आर्म्स वेपन्स ले लिए और उनकी जो शिप्स थी जो जहाज से उनको भी अपने अंडर कंट्रोल ले लिया। सिराजुद्दौला प्लेस्ड कलकत्ता अंडर द चार्ज ऑफ मानिकचंद एंड रिटर्न टू मुर्शिदाबाद। उसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला वापस आ गया, कहाँ पे, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद वापस आ गया और वहाँ का जो चार्ज था कहाँ का, कलकत्ता का, वो मानिकचंद को दे गया। नाउ नेक्स्ट चीज द बैटल ऑफ प्लासी, लार्म्ड बाय द फॉल ऑफ फोर्ट विलियम। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि यहाँ पे उनका जो कंट्रोल है वो इतना इजीली नहीं हो पाएगा क्योंकि फोर्ट विलियम तो उनके हाथ से चला गया है। द कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास इमीडिएटली सेंट फोर्सेज अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमायरल वॉटसन टू कलकत्ता। तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को और वॉटसन को कलकत्ता भेजा। आफ्टर हिज अराइवल इन कलकत्ता, क्लाइव सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मानिकचंद, द नवाब्स ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलकत्ता, मीर जाफर था जो, एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी, जो कमांडर था आर्मी का, उसको सपोर्ट में ले लिया। जगत सेठ एंड इन्फ्लुएंशियल बैंकर एंड ओमचंद एंड इंटरमीडिएटरी, मीन्स ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज के थ्रू अपने कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रच के किसका सपोर्ट गेन कर लिया, मानिकचंद का, मीर जाफर का, जगत सेठ का और ओमचंद का जो मीडियोकर था। ऑल ऑफ देम जॉइंड हैंड्स टुगेदर टू डिपोज सिराजुद्दौला। ये सब मिलके क्या करने लग गए थे, अब उन्होंने हैंडशेक कर लिए थे कि ठीक है हम सब मिलके सिराजुद्दौला को रिमूव कर देंगे यानी कि पावर से हटा देंगे। द आर्मीज ऑफ द नवाब एंड द ब्रिटिश फेस्ड ईच अदर एट प्लासी। प्लासी कहाँ पे है, मुर्शिदाबाद में, 22 माइल साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद। ऑन 23 जून 1757 में सब एक साथ हुए यानी कि मानिकचंद, मीर जाफर, जगत सेठ एंड ओमचंद एंड ब्रिटिश फोर्स सब अगेंस्ट हो गए सिराजुद्दौला के। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द नवाब्स आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। सिराजुद्दौला वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड। सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। मीर जाफर वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, और मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब डिक्लेयर कर दिया गया। जाफर रिवॉर्डेड द ब्रिटिश बाय ग्रांटिंग देम द जमींदारी ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल, और इसके लिए फिर मीर जाफर जो नवाब बन चुका था वहाँ का, उसने जमींदारी राइट दिया किसको, ब्रिटिशर्स को, 24 डिस्ट्रिक्ट्स का। ऑल फ्रेंच सेटलमेंट्स इन बंगाल वर ऑल्सो सरेंडर्ड टू द इंग्लिश। अब क्योंकि फ्रेंच को भी पता था कि इंग्लिश पावरफुल होते जा रहे तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया में। प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद इंग्लिश को एक तरह से कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अपना जो कंट्रोल है वो इंडिया में कर सकती है। दे नाउ गोट अ मोनोपोली ओवर ट्रेड इन बंगाल एंड ग्रेजुअली आउटेड द फ्रेंच एंड द डच। और धीरे धीरे ट्रेड पे अपना मोनोपोली में अपना ही राइट गेन कर लिया और धीरे धीरे डच और फ्रेंच को वहाँ से भी हटा दिया। एज मीर जाफर वॉज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश, they gradually extended their political control over the province। अब क्योंकि मीर जाफर तो एक तरह से कठपुतली था ब्रिटिशर्स के हाथों की, तो जैसे वो उसको कहते थे वो वैसे ही करता था। इस तरह जितना भी पॉलिटिकल कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का वो उसको एक्सटेंड करते जाते, मीन्स अपने कंट्रोल में लेते जाते। द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल मेड देम फाइनेंशियली स्टेबल टू फर्दर देयर पॉलिटिकल डिजाइंस इन इंडिया। अब क्योंकि बंगाल था भी कैसा रिच रिसोर्सफुल प्रोविंस था, एरिया था, तो इससे ब्रिटिशर्स जो है वो और ज़्यादा पावरफुल होते गए। नाउ नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ बक्सर। दो अ पपेट नवाब, मीर जाफर फेल्ड टू कंपायर विद द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द इंग्लिश। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एक तरह से सारा जमींदारी और रिसोर्सेज अपने अंडर करते जा रहे थे और नवाब को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था। तो नवाब इस तरह से क्या हुआ, फेल होता गया, मीन्स जो डिमांड्स बढ़ती जा रही थी इंग्लिश की उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। कॉन्सिक्वेंटली तो क्या रिजल्ट निकला
ही टू वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो मीर जाफर की जगह अब किसको बना दिया गया था? मीर कासिम को बंगाल का नवाब। मीर कासिम को था, मीर कासिम वॉज द सन इन लॉ, दामाद था किसका? मीर जाफर का। मीर कासिम इन टर्न ग्रांटेड द जमींदारी राइट्स ऑफ बर्दावन, मिंदापुर एंड चितगोंग डिस्ट्रिक्ट को टू द इंग्लिश। 1924 तो डिस्ट्रिक्ट सही से, उसके अलावा मीर कासिम ने उनको और ज़्यादा राइट्स दे दिए, जमींदारी राइट्स। ही ऑल्सो प्रोमिस टू हेल्प द कंपनी फाइनेंशियली इन इट्स सदर्न एक्सपीडिशन। और उसने प्रॉमिस किया कि वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करेगा, किसमें? कि जब ब्रिटिशर्स बंगाल से साउथ की साइड अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड करने में मीर कासिम उनकी हेल्प करेगा। मीर कासिम ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मोंगरे इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंपनीज इंटरफेरेंस इन हिज पॉलिसी। बट क्योंकि ब्रिटिशर्स की तो हैबिट बन चुकी थी कि नवाब्स को अपने इशारों पे चलाने की, तो इसलिए जब मीर कासिम ने भी देखा कि कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसने अपनी कैपिटल चेंज कर ली ताकि कम से कम इंटरफेरेंस हो ईस्ट इंडिया कंपनी का। He made efforts to train his army in the modern European techniques. अब उसने मॉडर्न यूरोपियन टेक्निक्स के थ्रू अपनी आर्मी को ट्रेन करना स्टार्ट कर, यानी कि जो ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल ना यूज़ करके, फॉलो ना करके वो यूरोपियन टेक्निक्स यूज़ करने लगे। He also imposed restrictions on internal trade of the company in Bengal. अब उसने restrictions लगाने स्टार्ट कर दी थी कि जो कंपनी है वो बंगाल के इंटरनल ट्रेड में इंटरफेयर नहीं करेगी। He abolished all duties on internal trade to provide equal opportunities to both the English and the Indians for trade. मीन्स पहले क्या था, जैसे ट्रेडिशनल ड्यूटीज़ होती हैं, कस्टम्स होते हैं, वो ब्रिटिशर्स के लिए हटा दिए गए थे, बट जो इंटरनल जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनके ऊपर लगे हुए थे। तो उसने क्या किया, जितनी भी ड्यूटीज़ थी, जो कस्टम ड्यूटीज़, जो भी रेवेन्यू चार्जेस होते थे, पॉलिसीज़ होती थी, उनको हटा दिया ताकि इंडियन ट्रेडर भी इसका बेनिफिट ले सके। The English were both surprised and alarmed by these moves of मीर कासिम। अब ब्रिटिशर्स को तो लग रहा था कि वो पपेट है मीर कासिम तो उनका, बट मीर कासिम ने भी धीरे धीरे जब समझा कंडीशन को तो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और ड्यूटीज़ हटा दी। तो क्या हुआ, तो उससे सरप्राइज हुए ब्रिटिशर्स। मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन सेवरल एनकाउंटर्स एंड फोर्स्ड टू फ्ली टू ओथ। अब मीर कासिम को कई बार हार का सामना करना पड़ा जब ब्रिटिशर्स ने उसके अगेंस्ट लड़ाई की, तो उसको फ्ली टू ओध, कहाँ पे उसको भाग के जाना पड़ा? अवध में। देयर ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद शाहजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध, शाह आलम टू द मुगल एम्पर इन ऑर्डर टू एक्सपेल द इंग्लिश फ्रॉम बंगाल। तो वहाँ पे जाकर उसने एक अपना अलायंस ग्रुप बनाई, यानी कि अब 3 लोग हो चुके थे, मीर कासिम, शाहजुद्दौला एंड शाह आलम टू, ताकि वो मिलके बंगाल से इंग्लिश को हटा सके, ब्रिटिशर्स को हटा सके। द कंबाइंड आर्मी ऑफ दीज 3 रूलर्स met the English forces under Major Munro at बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर में फिर ये सब तीनों की आर्मी ने वॉर की, फाइट की, कहाँ पे? मुनरो के अंडर। मुनरो का था एक जनरल था, वहाँ का मेजर था ब्रिटिशर्स का। द इंडियन आर्मी वॉज डिफीटेड, बट इंडियन आर्मी तभी भी हार गई। मीर कासिम वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम बंगाल, मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब मीर कासिम को बंगाल छोड़ना पड़ा और वापस फिर से उन्होंने मीर जाफर को ही नवाब बना दिया। ही प्रोमिस टू पे दिस अमाउंट टू द कंपनी एवरी मंथ। उसने प्रॉमिस किया कि वो 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ कंपनी को देगा। The Battle of Buxar clearly displays the superior military power of the English. The whole of Bengal, Bihar and Orissa was now at their feet. Means पूरा जो कंट्रोल था किस किस के ऊपर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर ब्रिटिशर्स का हो चुका था। द एंटायर टेरिटरी अप टिल इलाहाबाद now came under their control. The English geared themselves to check the increasing power of the Marathas. Now Bengal side, यानी कि ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न साइड अपने कंट्रोल में लेने के बाद अब ब्रिटिशर्स अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए किस साइड मूव करने वाले थे? मराठास की साइड। इन 1765 वाया रॉयल वर्डिक्ट, वाया रॉयल ऑर्डर ऑफ द मुगल एम्पर, द कंपनी बिकेम द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। यानी कि उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके
सारे राइट्स अपने अंडर ले लिए थे. दिस मीन दैट द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड नाउ फाइनेंस द कंपनी expenses like purchase of cotton and silk textile, maintenance of the company's vast troops, and meeting of cost of buildings of companies offices and forts at कलकत्ता में दीवानी उनको मिल चुकी थी, दीवान हो चुके थे. इसका मीनिंग क्या था कि इंडिया का जितना भी रेवेन्यू आता है, जितना भी टैक्स आता है, उससे अब क्या होगा, कंपनी के एक्सपेंसेस पूरे किए जाएंगे. यानी कि जितना भी कर टैक्स आता था उससे कंपनी के एक्सपेंसेस कौन से, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल परचेज करने के लिए, कंपनी की वास्ट ट्रूप्स जो आर्मी थी उसको मेंटेन करने के लिए जितना भी खर्चा होगा, और कंपनी के ऑफिसेज में जो बिल्डिंग्स बन रही है उनको बनाने के लिए, और जो फोर्ट्स थे कलकत्ता में जो अंडर ब्रिटिश थे उनको मेंटेन करने में जो भी पैसे लगेंगे वो सब कहाँ से आएंगे, इंडिया के रेवेन्यू से, इंडिया के टैक्सेस से. Thus, while on one hand the entire power and finances came under the control of the company with no responsibility, the Nawab of Bengal had to run the entire administration without any finance. तो ये देखो क्या हुआ, एक तरह से ड्यूअल सिस्टम है ये ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो पावर है एक साइड तो क्या है, पूरी पावर और फाइनेंस किसके अंडर चला गया, कंपनी के अंडर. उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको कोई सिर्फ क्या करना है, उनको सिर्फ पैसे मिलेंगे, वो अपने आप को एक्सपेंड करेंगे. और दूसरी साइड क्या था, जो नवाब था बंगाल का, यानी कि उस टाइम जो मीर जाफर था, उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, पूरा बंगाल चलाना है बिना किसी फाइनेंस के, बिना किसी मनी के. और उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट जो जितना भी पैसा था, जो मनी थी, वो सब कंपनी के पास थी. दैट इज कॉल्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. The system proved to be fatal for the people of Bengal as neither the Nawab nor the company cared for them. इस सिस्टम से क्या हुआ, जो पीपल थे कहाँ के, बंगाल के, उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई, क्योंकि ना तो नवाब को ही उनकी चिंता थी, ना ही कंपनी को ही उन अपने कॉमन पीपल की कोई चिंता थी. The outbreak of a famine in Bengal in the year 1770 clearly exposed the abuses of the dual system of administration. मीन्स वो शो करता है कि जब बंगाल में 1770 में फेमाइन हुआ, अकाल पड़ा, जिसमें किसी ने उनकी कोई केयर नहीं की. Almost one third of the population was wiped out in the famine. The dual system was finally abolished in 1772. तो क्या हुआ, वन थर्ड पॉपुलेशन तो एक तरह से र्यूंड बर्बाद हो गई फेमाइन, अकाल पड़ने से. तो उसके बाद 1772 में ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया. नाउ नेक्स्ट इज फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. अब क्योंकि बंगाल के ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड था बंगाल इंग्लिश का, ब्रिटिशर्स का, तो उन्होंने अटेंशन उनकी कहाँ गई, अब मोर टेरिटरीज में वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने अंडर लेना चाहते थे. तो अब उनका अटेंशन कहाँ पे थी, मैसूर पे. उस टाइम वो वहाँ कौन था रूलर, हैदर अली. मराठास, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, सब चाहते थे किस पे कंट्रोल करना, मैसूर पे, और आपस में उनके कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे एक दूसरे के साथ. दीज कन्फ्लिक्ट्स लेड टू 3 एंग्लो मैसूर वॉर्स. तो उससे क्या हुआ, 3 एंग्लो मैसूर वॉर्स, यानी कि इंग्लिश और मैसूर में वॉर हुए ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में 1767 टू 1799. The Nizam, the Maratha, and the Nawab of Carnatic united against हैदर अली. हैदर सब किसके अगेंस्ट थे, हैदर अली के अगेंस्ट. हैदर अली ने क्या किया, टर्न बोथ निज़ाम एंड मराठाज को अपनी साइड किया, प्रॉमिस करते हुए उनकी यानी कि टेरिटरी प्रॉमिस किया कि वो उनको कुछ एम्पायर देगा, कुछ एरिया देगा. ही लॉन्च एन अटैक ऑन अरकोट जो तमिलनाडु में है, एंड दी स्टिल मद्रास, यानी कि तमिलनाडु पे अटैक करके वो मद्रास तक पहुंच गया. The English were forced to conclude a treaty with them for mutual restitution of each other's territory. अब उसने यानी कि इंग्लिश को फोर्स कर दिया, वो जीत गया था उस एरिया में, कि इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो है ट्रीटी संधि साइन करे जिसमें क्या हो, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन. और म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन मीन्स गेटिंग समथिंग बैक अगेन, ताकि वो आपस में एक दूसरे से कुछ वापस ले सकें. The English also promised to help Hyder if he was ever attacked by another power. ब्रिटिशर्स ने भी हैदर की हेल्प क्या किया, ठीक है, वो ट्रीटी साइन की और प्लस प्रॉमिस किया कि वो हैदर की हेल्प करेंगे अगर कोई उसके ऊपर अटैक करेगा. द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर
अब क्योंकि ब्रिटिश ने जो संधि साइन की थी 1769 में कि हेल्प करेगा वो हैदर की, वो ब्रिटिशर्स ने कोई हेल्प नहीं की व्हेन मराठाज ने अटैक किया मैसूर की। इंग्लिश ने ऑल्सो क्या किया, कैप्चर कर लिया महे वो एरिया को विच वॉज अंडर हैदर्स ज्यूरिसडिक्शन, कि जो हैदर अली के अंडर आता था जो एरिया, उसको भी अपने अंडर ले लिया। तो क्या वो कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट निकला, हैदर ने दोबारा से हैंड्स जॉइन किए निज़ाम और मराठास के साथ और इंग्लिश को 2 बार हराया, ब्रिटिशर्स को हराया 1780 में एंड 1782 में। आफ्टर द एंड हैदर अली डाइड इन दिसंबर 1782 एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। हैदर अली की डेथ के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का रूलर बना। Tipu concluded the long wars with the English by the Treaty of Mangalore in 1784. Both sides agreed to show mutual respect to each other's territory. तो टीपू सुल्तान ने एक ट्रीटी साइन की ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर, दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिसमें क्या था कि दोनों ही साइड यानी कि ब्रिटिशर्स और मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान आपस में एक दूसरे की टेरिटरीज की रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1792। अब इंग्लिश ने एंटर किया किसके अलायंस में, किसकी प्रोविंस में, टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थे श्रीरंगापट्टनम, निज़ाम और मराठास के साथ मिलके। तो टीपू फोर्ट ब्रेवली ही हैड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम इन 1792। जबकि वो जीत गया था फिर भी उसने ट्रीटी साइन की, संधि साइन की। टीपू लॉस्ट नियरली हाफ ऑफ हिज टेरिटरी, बट अब तक उसके जो टेरिटरी थी, जो एम्पायर था, वो आधा या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रिटिशर्स के पास जा चुका था। एंड ऑल्सो हैड टू पे अ वॉर इंडेमेंटी टू ओवर 3 करोड़ ऑफ रुपीज़, और उसने 3 करोड़ रुपीज़ भी पे किए। वॉर इंडेमेंटी मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस के अंडर। नेक्स्ट इज The Fourth Anglo-Mysore Wars 1799. In order to completely deprive Tipu of his territories, क्योंकि ब्रिटिशर्स टीपू को तो पूरी तरह हटाना चाहते थे उसकी टेरिटरी से, ब्रिटिशर्स ने दोबारा से मार्च किया, फोर्ट किया, किसके अगेंस्ट लड़ाई की, 1799 में टीपू सुल्तान के। इन दिस वॉर टीपू डाइड आफ्टर शोइंग टफ रेसिस्टेंस, टीपू ने बहुत सपोर्ट किया, स्ट्रांगली फोर्ट की, बट वो अपनी कैपिटल में दैट वाज श्रीरंगापट्टनम वॉज कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश, वो पकड़ा गया। दे ऑल्सो अनेक्स, और ब्रिटिशर्स ने उसकी जो टेरिटरीज थी, कन्नड़ा जो कर्नाटका में, कोम्बेतोर तमिलनाडु में, एंड धरपुरम जो है तमिलनाडु में, और जो उसका पूरा एंटायर सी कोस्ट एरिया था मैसूर का, वो अपने अंडर ले लिया ब्रिटिशर्स। Now next is after Anglo-Mysore War, next is the Anglo-Maratha Wars in 1775 to 1818. The British had got a taste of Marathas' strength and power. अब क्योंकि मैसूर की लड़ाई के टाइम में, स्ट्रगल के टाइम में ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि मराठास की कितनी स्ट्रेंथ है और क्या पावर है, और वो इस चीज़ से भी अवेयर थे कि मराठास जो है आपस में म्यूचुअल डिफरेंस में मराठास आपस में भी पावर के लिए लड़ रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज लिया और प्रिपेयर किया देमसेल्फ फॉर द एनेक्सेशन ऑफ मराठा टेरिटरी की। अब ब्रिटिशर्स का जो नेक्स्ट मूव था वो था मराठाज। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर आफ्टर द डेथ ऑफ द फिफ्थ पेशवा नारायण राव, हिज अंकल रघुनाथ रॉय वांटेड टू असेंड टू द गद्दी में। पेशवा नारायण राव की डेथ के बाद उसके अंकल रघुनाथ राव गद्दी चाहते थे। अपनी इस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए उसने अपने हैंड्स इंग्लिश के साथ मिलाए। दिस वॉज अपोज्ड बाय द मराठा, जिसके भी रघुनाथ राय के सब अगेंस्ट हो गए जितने भी मराठास थे। तो कॉन्सिक्वेंटली एक क्या रिजल्ट आया, अ वॉर टुक प्लेस बिटवीन बोथ द साइड्स एंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सलबाए ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरीज में। जितने भी मराठास थे वो एक साइड हो गए, और रघुनाथ रॉय जो इंग्लिश के साथ मिल गया था वो एक साइड होकर उनकी वॉर हुई। उसमें एक संधि साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सलबाई, जिसमें आपस में ही दोनों पार्टीज जो है एक दूसरे की टेरिटरीज को रिस्पेक्ट करेंगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। नेक्स्ट इज द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर्स 1803 टू 1806। पेशवा बाजीराव मर्डर्ड विथोजी, पेशवा बाजीराव ने मर्डर किया विथोजी का जो ब्रदर था, किसका, जसवंत राय होलकर। होलकर in turn defeated the combined armies of the पेशवा एंड दौलत राव। तो
होलकर ने पेशवा और दौलत राय के अगेंस्ट क्या किया? आर्मी लड़ाई की दौलत राव सिंधिया के अगेंस्ट. बाजीराव वॉज forced to flee to Bassein, where he signed a treaty with the English, thus establishing British control over Pune. बाजीराव जो थे पेशवा बाजीराव, वो बेसिन में चले गए. वहाँ पे उन्होंने एक संधि साइन की इंग्लिश के साथ, और क्या उसके अंडर क्या आया कि जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है वो पूना पे हो गया, यानी कि पूना जो है पूरा अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स आ गया. इंग्लिश ट्रूप्स वर नाउ स्टेशनड एट मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ एंड पूना. इस तरह ब्रिटिशर्स जो अपना एम्पायर सारा बढ़ाते जा रहे थे. The British forces also defeated Daulat Rao Sindhia and acquired all his territories. Jaswant Rai Holkar also came face to face with the English but was defeated and deprived of his possession. Means Daulat Rao Sindhia और जसवंत राव होलकर भी हार गए. किससे? ब्रिटिशर्स के. और उनकी जितनी भी टेरिटरीज थी वो सब ब्रिटिशर्स के पास चली गई. द इंग्लिश गेन्ड कंट्रोल ओवर ओडिशा एंड टेरिटरीज north of Yamuna river including Agra and Delhi. Means Agra, Delhi, मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ एंड पूना सब अंडर कंट्रोल आ चुका था ब्रिटिशर्स के. नाउ द लास्ट इज द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स 1817 to 1818. पेशवा बाजीराव, दौलत राव सिंधिया, अप्पा साहेब ऑफ नागपुर एंड Malhar Rao Holkar too again made an attempt to crush the political ambitions of the British. इन सब ने मिलकर ब्रिटिशर्स को हराने के लिए पॉलिसीज करी, बट वर टेरिबली डिफीटेड. बट वो सब बुरी तरह हार गए. पूना एंड इट्स डिस्ट्रिक्ट्स वर मर्ज विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. पूना और पूना के अंडर जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में अंडर कंट्रोल चले गए ब्रिटिशर्स के. द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास वर मेड सबऑर्डिनेट टू द कंपनी. और विंध्यास के जितने भी आसपास जो भी साउथ साइड जितनी भी टेरिटरीज थी वो भी कंपनी को सबऑर्डिनेट करने लगे. बाजीराव वॉज सेंट टू बिथुर नियर कानपुर विद पेंशन. और बाजीराव को बिथुर भेज दिया गया कानपुर के पास, तो उनको पेंशन उनकी फिक्स कर दी गई कि आप वहीं रहो और पेंशन लेते रहो. नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी ऑफ पैरामाउंट और सुपरवाइज. अब कंपनी ने क्लेम किया कि उसके पास अथॉरिटी के पूरे इंडिया को क्या कर सकता है, उसके पास सुपरवाइज करने की यानी कि अंडर कंट्रोल लेने की अथॉरिटी आ चुकी है. इट इज़ क्लियर दैट द कंपनी परस्यूड एन aggressive policy of territorial expansion under Lord Hastings. A new policy of paramounting was initiated. ये क्लियर है कि कंपनी का जो एक मूव था, एक स्टेप था, एग्रेसिव पॉलिसीज किस चीज़ का था कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेरिटरीज को बढ़ाया जाए, यानी कि अपने अंडर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को, इंडियन रीजन्स को अपने अंडर लिया जाए. वो पॉलिसी किसकी थी? लॉर्ड हस्टिंग्स की. दैट वॉज कॉल्ड पैरामाउंटिंग. उसके थ्रू ही, उसके अंडर ही कंपनी ने सब पे कंट्रोल कर लिया. नाउ यू कैन सी इन मैप. फर्स्ट में क्या शो कर रहा है? ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया इन 1797 में. इंडिया के जो ब्रिटिश टेरिटोरी थे वो कहाँ पे था? सिर्फ ये जो एरियाज अंडर येलो कलर है सिर्फ इतना था 1797 में. 1814 में इतना एरिया कवर कर लिया था ब्रिटिशर्स, यानी कि वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू पैरामाउंटिंग पॉलिसी. एंड यू कैन सी इन 1857 तक ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया, सिर्फ ये पोर्शन, गुजरात, राजस्थान का कुछ पोर्शन, इंटीरियर ऑफ इंडिया दिस साइड एंड सम नॉर्दर्न पार्ट्स जो थे वहाँ पे ही सिर्फ इंडियन रूलर्स का एम्पायर रह चुका था. बाकी जितना भी येलो कलर से शो रहा है ये सब किसके अंडर चला गया था? अंडर ब्रिटिश रूल. एंड इट वॉज ओनली थ्रू द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटिंग विच वॉज launched by Lord Hastings. And now you can see that how Britishers took control over India. Now we will continue our next portion in next video. Thank you.